एक रात जब मुंबई सो रही थी, समंदर की लहरें भी थम सी गई थी, तब डोंगरी की एक पुरानी इमारत की छत पर मोबाइल फोन की एक कॉल ने इतिहास बदलने का इरादा कर लिया था। आवाज आई, टारगेट का मूवमेंट क्लियर है, बस एक गोली चाहिए। पर किस्मत को यूं मंजूर नहीं था, क्योंकि अगर वो गोली चल जाती तो हिंदुस्तान की राजनीति का नक्शा ही बदल जाता। शिवसेना का वो शेर जिसने मुंबई के लाखों लोगों की आवाज बनकर सत्ता को हिला दिया था, शायद आज हमारे बीच नहीं होता। ये कहानी है दो ताकतों की, एक हिंदुत्व की राजनीति के सिरमौर बाल ठाकरे, दूसरा अंडरवर्ल्ड का काला बादशाह दाऊद इब्राहिम, और उस अधूरे प्लान की जिसे अगर अंजाम मिल जाता तो देश की सियासत, मीडिया और माफिया की लकीरें हमेशा के लिए बदल जाती। ये सिर्फ एक नेता की शुरुआत नहीं थी, ये आग का वो पहला शोला था जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई लकीर खींच दी। एक वक्त था जब बाल केशव ठाकरे के हाथ में सिर्फ एक पेंसिल थी, वो पेंसिल जिससे वो कार्टून बनाते थे, सरकार की नीतियों पर तंज कसते, भ्रष्टाचार की चीरफाड़ करते और आम आदमी की तकलीफों को रेखाओं में ढालते। पर वक्त ने करवट ली और वो कार्टूनिस्ट देखते ही देखते करोड़ों मराठी लोगों की आवाज बन गया। 60 के दशक का मुंबई तब बंबई कहलाता था। वहां एक चुप्पी थी। मराठी लोग इस शहर को खून पसीने से सींच रहे थे, लेकिन नौकरी, उद्योग और पहचान पर कब्जा था बाहरी लोगों का। तब एक आवाज उठी, निडर, खुली और आग की तरह जलती हुई। मराठी मानुष के लिए महाराष्ट्र सिर्फ एक राज्य नहीं, हक है। यहीं से शुरू हुई बाल ठाकरे की असली यात्रा। उन्होंने राजनीति का वो रास्ता नहीं चुना जो वोट बैंक से बनता है, बल्कि आंदोलन की वो पगडंडी पकड़ी जिसमें धूल भी थी, जोश भी और गुस्सा भी। 1966 में उन्होंने बनाई शिवसेना। नाम ही ऐसा जैसे कोई युद्ध का उद्घोष। ये पार्टी बनी मराठी स्वाभिमान का प्रतीक, हिंदुत्व की मुखर आवाज और सत्ता के टकराने वाली ताकत। उनकी स्पीच भाषण नहीं बल्कि ज्वालामुखी से निकली आग लगती बातों की तरह। वो बोलते तो शब्द नहीं, हजारों लोगों के सीने में उठती चिंगारियां निकलती। अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी मानुष का सम्मान करना होगा, लेकिन जहां ताकत होती है वहां टकराव भी होता है। जैसे जैसे बाल ठाकरे की ताकत बढ़ी, वैसे वैसे दुश्मनों की भीड़ भी लंबी होती गई। राजनीतिक दल, वामपंथी सोच रखने वाले बुद्धिजीवी, सेक्युलर, झंडा बरदार, सभी बाल ठाकरे से या तो डरते थे या उनसे चिढ़ते थे। पर ठाकरे वो झुके नहीं, बल्कि जितनी नफरत मिली उतनी ही आवाज में धार और बढ़ गई। और यहीं से जन्म हुआ उस शेर का जो न संसद का हिस्सा था न सत्ता में, लेकिन फिर भी पूरे राज्य को हिला देता था। दूसरी तरफ मुंबई की उन्हीं गलियों में जहां धूप भी दीवारों से टकराकर छांव बन जाती थी, एक लड़का धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसकी आंखों में न कोई मासूमियत थी, न कोई डर, बल्कि बस 3 चीजों की भूख पल रही थी, ताकत, पैसा और आतंक। उसका नाम था दाऊद इब्राहिम कासकर, एक ईमानदार पुलिस कांस्टेबल का बेटा जो देखता था कि उसके अब्बा वर्दी पहनते हैं पर घर के खर्चे के लिए अम्मी को पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो देखकर बड़ा हुआ कि ईमानदारी इज्जत तो देती है पर जिंदगी नहीं, और वहीं से उसकी सोच पलट गई। धीरे धीरे वो स्कूल से दूर और अपराध के अंधेरे गलियारों में गहरा उतरता गया। पहले स्मगलिंग, फिर लूट, फिर मर्डर, और गुनाह उसके नाम के आगे एक नई शान बन गया। और फिर डी कंपनी का जन्म हुआ, एक अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट जो सिर्फ मुंबई नहीं पूरे भारत के कारोबार, फिल्म इंडस्ट्री, बिल्डर लॉबी और राजनेताओं की नब्ज पकड़ चुका था। दाऊद अब एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन गया था, डर का ब्रांड। लेकिन उस ब्रांड का सबसे घातक अध्याय लिखा गया 12 मार्च 1993 को। उस दिन मुंबई ने वो देखा जो शायद कभी सपनों में भी न देखा था। 13 जगहों पर सीरियल बम ब्लास्ट, 257 मासूम लोग मारे गए, सैकड़ों जख्मी। मुंबई का सीना फट गया, हर सड़क पर खून बहा और हर आंख नम हो गई, और हर दिल में सिर्फ एक सवाल था, किसने किया ये? और इस हमले के धुएं से एक आवाज गूंज उठी, बाल ठाकरे की। उनकी जुबान में अब सिर्फ राजनीति नहीं, अब आग थी। उनकी हर स्पीच जैसे दाऊद के खिलाफ ऐलाने जंग बन गई। मुंबई की सड़कों पर शिव सैनिक उतर आए, क्लब, सिनेमा घर, होटल, सब पर देशद्रोहियों को सबक सिखाओ की चेतावनी लिखी जाने लगी। और उस दिन से बाल ठाकरे और दाऊद इब्राहिम दोनों के बीच शुरू हो गई एक अनकही, अदृश्य लेकिन बेहद घातक जंग। और फिर वो पल आया जब शब्दों ने हथियार से ज्यादा तेज वार किया। मुंबई के आहत दिल पर बम धमाकों के जख्म ताजा थे। हवा में अब भी बारूद की गंध थी और लोगों के चेहरों पर डर, गुस्सा और इंतजार का मिश्रण।
तभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाल ठाकरे ने उस सन्नाटे को चीरते हुए बेहिचक, बेबाक और बेमिसाल अंदाज में ऐलान किया, मुंबई पर हमला हुआ है और इसके पीछे दाऊद इब्राहिम है। ये एक राजनेता का बयान नहीं था, ये एक युद्ध का शंखनाद था। उस एक वाक्य ने पूरे देश का ध्यान दाऊद की तरफ मोड़ दिया और अंडरवर्ल्ड को ये साफ साफ संदेश दे दिया, अब तुम पर पर्दा नहीं पड़ेगा, तुम्हारा नाम हर चौराहे पर गूंजेगा। शिवसेना के कार्यकर्ता यानी शिव सैनिक जो अब तक नारे लगाते थे, अब मैदान में उतर आए। उनके पोस्टर, उनके भाषण, उनके रोड शो, सब में अब सिर्फ एक चेहरा टारगेट पर था, दाऊद इब्राहिम। मुंबई की दीवारों पर लिखा जाने लगा, देशद्रोहियों को गोली मारो, दाऊद को ढूंढो और मिटा दो। अब सिर्फ हिंदुत्व नहीं, देशभक्ति भी हमारी रगों में है। और दाऊद जो अब तक नेताओं को अपने जेब में रखता था, पुलिस अफसरों को खरीदता था, वो पहली बार किसी ऐसे दुश्मन से टकराया था जो न खरीदा जा सकता था, न डराया जा सकता था, और जिसकी आवाज किसी एक गली से नहीं, पूरे महाराष्ट्र की भीड़ से आती थी। बाल ठाकरे अब सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो दाऊद के लिए भीड़ की ललकार बन चुके थे। वो ललकार जो दुबई से लेकर कराची तक गूंजने लगी थी और जिसने दाऊद को मजबूर कर दिया था, अब उसे सिर्फ बचना नहीं, जवाबी हमला करना होगा। साल था 1999। मुंबई की हवा में गर्मी भी थी और साजिश भी। दाऊद इब्राहिम जो उस वक्त दुबई में बैठा था, अपने आलीशान बंगलो, सोने से जड़े फर्श और सुरक्षा के घेरे में, वहीं से उसकी नजरें अब सिर्फ एक आदमी पर टिकी थी, बाल ठाकरे। क्योंकि अब ठाकरे सिर्फ भाषण नहीं दे रहे थे, वो दाऊद के डर को चुनौती दे रहे थे। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नाम, हर स्पीच में डी कंपनी को ललकार और हर बार शिव सैनिकों का गुस्सा मुंबई की सड़कों पर। और इन्हीं सब के बीच एक रात दाऊद ने अपने करीबी को कॉल किया। आवाज ठंडी थी पर मतलब जहरीला। ठाकरे अब ज्यादा बोल रहा है, इसका माइक बंद करो। यहीं से तैयार हुआ प्लान ए, शिवसेना भवन, वही जगह जहां हर दिन ठाकरे पार्टी के सीनियर नेताओं से मुलाकात करते थे। हर मंगलवार दोपहर के वक्त ठाकरे अपने निवास मातोश्री से निकलते थे और यही वो रूटीन था जिसे दाऊद के लोगों ने ट्रैक किया, डॉक्यूमेंट किया और इस्तेमाल किया। एक पेशेवर शार्प शूटर को चुना गया, ना आवाज ना गुस्सा, सिर्फ टारगेट। वो बिल्डिंग के सामने एक बाइक पर बैठा था, हाथ में मोबाइल और जैकेट के अंदर छुपा हाई कैलिबर स्नाइपर गन। उस दिन ठाकरे की गाड़ी निकलने ही वाली थी। रूट क्लियर था, पुलिस की निगरानी नॉर्मल। शूटर ने अपनी हथेली पसीने से पोंछी और उंगली ट्रिगर पर रख दी। लेकिन तभी एक अनहोनी हुई, ठाकरे की गाड़ी 10 मिनट लेट हो गई। काफिला अभी भी अंदर था। इसी बीच पुलिस की एक अतिरिक्त पेट्रोलिंग वैन उसी गली से गुजरी। शूटर चौंका और उसने तुरंत सिग्नल भेजा, रास्ता क्लियर नहीं है, पुलिस मूवमेंट बढ़ा है। दुबई में बैठे बॉस को मैसेज मिला और फिर एक छोटा सा जवाब जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया, रोक दो। ट्रिगर पर रखी उंगली हट गई, सांसें वापस आई और वो हमला टल गया, जो शायद बाल ठाकरे की जिंदगी का आखिरी हमला बन सकता था। पर सबसे दिलचस्प बात, किसी को पता नहीं चला, न मीडिया को, न सरकार को और न ठाकरे को। यह साजिश इतिहास के पन्नों में दर्ज होने से पहले ही रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। पर यही तो है सच्चा थ्रिलर। जब मौत इतने करीब से लौट जाए तो जिंदगी का हर पल क्रांतिकारी बन जाता है। साल 2000, मुंबई की वो रात जरा ठंडी थी, लेकिन हवा में गर्मी किसी और चीज की थी। खून की बूंदें गिरने वाली थी और अगर किस्मत बीच में ना आती। पहली कोशिश चूक चुकी थी और दाऊद इब्राहिम की बौखलाहट अब चेहरे पर साफ दिखने लगी थी। उसने ठान लिया था प्लान ए नहीं, अब गेम लोकल स्टाइल में खेला जाएगा। इस बार कोई दुबई से कॉल करने वाला सुपारी किलर नहीं था, बल्कि मुंबई का ही एक लोकल गैंग इस काम के लिए तैयार किया गया। गैंग को सीधा टारगेट मिला, बांद्रा स्थित मातोश्री में रात के वक्त घुसो और ठाकरे को खत्म कर दो। प्लान बेहद खतरनाक था। कम से कम 3 गनमैन, एक ड्राइवर और 2 वॉचर्स। रात के अंधेरे में पीछे के गेट से घुसने की योजना बनी, जहां सिक्योरिटी जरा हल्की होती थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत भी सियासतदानों की रखवाली करती है। जिस रात यह हमला होना था, ठीक उसी शाम ठाकरे के घर पर एक इनफॉर्मल पार्टी रखी गई। न कोई राजनीतिक रैली, न कोई बड़ा ऐलान, बस एक कैजुअल मीटिंग थी जिसमें शामिल थे कुछ चुनिंदा पत्रकार, शिवसेना के कद्दावर नेता और सबसे अहम महाराष्ट्र पुलिस के कुछ सीनियर ऑफिसर। गैंग जब दूरबीन से घर की गतिविधियां स्कैन कर रहा था तो उसने देखा बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। गेट पर सुरक्षाकर्मी सामान्य से अधिक मुस्तैद हैं और अंदर हलचल असामान्य है। डर बैठ गया, हाथ कांपने लगे। गैंग लीडर ने मौके पर ही फैसला लिया, आज नहीं, आज ये घर किला बन चुका है। फोन गया ऊपर तक, काम नहीं हो पाएगा, रिस्क बहुत ज्यादा है। और एक बार फिर निशाना चूक गया।
दूसरी बार मौत पास आकर लौट गई। दूसरी बार एक शेर की दहाड़ किसी की साजिश पर भारी पड़ गई। अब यहां एक सवाल हर किसी के जहन में उठता है, दाऊद इब्राहिम, वो नाम जो देश की सबसे बड़ी आतंकवादी घटनाओं के पीछे रहा, जिसने 1993 जैसे काले दिन को अंजाम दिया, जिसकी पहुंच दुबई से लेकर कराची और मुंबई तक फैली थी, तो फिर ऐसा क्या था जो उसे बाल ठाकरे को मारने से रोक रहा था? क्या ये सिर्फ किस्मत थी, या ठाकरे वाकई इतने अपराजेय बन चुके थे कि मौत भी उन्हें छूने से डरती थी? असल में जवाब छुपे हैं इन 5 दीवारों में, जिन्होंने ठाकरे को हर बार बचाया और दाऊद की हर साजिश को ध्वस्त कर दिया। नंबर 1, ठाकरे की हाई सिक्योरिटी। ठाकरे कोई आम नेता नहीं थे, वो न सांसद थे न मुख्यमंत्री, पर उनकी सुरक्षा Z+ स्तर की थी। महाराष्ट्र सरकार जानती थी कि ठाकरे पर खतरा मंडरा रहा है। उनकी फायर ब्रांड छवि और दाऊद के खिलाफ खुली बयानबाजी ने उन्हें टॉप टारगेट बना दिया था। इसलिए उनके घर मातोश्री को किसी किले की तरह सुरक्षित कर दिया गया था। CCTV, स्नाइपर्स और अंदर बाहर हर गतिविधि पर नजर रखने वाली एजेंसियां। नंबर 2, शिव सैनिकों की नजर। अगर किसी ने ठाकरे की असली ढाल बनाई थी तो वो थे शिव सैनिक। हर गली, हर मोड़, हर सभा में वो सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, बिना वेतन के बॉडीगार्ड्स की फौज बन चुके थे। ठाकरे के निवास के बाहर 24/7 ड्यूटी, हर संदिग्ध चेहरे पर शक की नजर और जरा सी हरकत पर तुरंत एक्शन। कोई बाहर वाला शख्स दूर से आता भी था तो उसके आने की खबर पहले शिवसेना भवन में पहुंचती थी। नंबर 3, लोकल पुलिस का डर। मुंबई पुलिस जानती थी अगर ठाकरे पर कुछ हुआ तो शहर जल उठेगा, इसलिए लोकल थाना स्तर से लेकर ATS तक हर एजेंसी की अनौपचारिक ड्यूटी थी ठाकरे को हाथ भी न लगे। और यही वजह थी कि कोई भी लोकल गैंग चाहे कितनी भी बड़ी सुपारी क्यों न मिले, मुंबई में यह काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। नंबर 4, राजनीतिक असर। दाऊद एक अपराधी था लेकिन बेवकूफ नहीं। वो जानता था अगर बाल ठाकरे को कुछ हुआ तो मुंबई में सिर्फ दंगे नहीं बल्कि भारत की राजनीति में एक सुनामी आ जाएगी। हिंदू वोटर्स भड़क उठेंगे और शिवसेना को जनाधार और मजबूत हो जाएगा और सरकार पर ऐसा दबाव पड़ेगा कि दाऊद को जिंदा पकड़ने तक की मुहिम शुरू हो सकती है। उसके लिए सिर्फ एक हत्या नहीं होती बल्कि खुद की कब्र खोदने के बराबर होती। नंबर 5, दाऊद के नेटवर्क में लीकेज। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प वजह की। डी कंपनी का नेटवर्क बड़ा था लेकिन पूरी तरह भरोसेमंद नहीं। हर बार जब भी कोई प्लान बनता किसी न किसी जरिए वो खबर लीक हो जाती। कभी कोई सुपारी किलर बात ज्यादा कर देता तो कभी लोकल गैंग आपस में लड़ पड़ते। ये लीक कभी पुलिस तक पहुंचती तो कभी ठाकरे के करीबियों तक और फिर एक्शन से पहले ही अलर्ट लग जाता। तो दोस्तों, जब आप सोचते हैं कि दाऊद जैसा आतंकवादी ठाकरे को क्यों नहीं मार पाया, तो जान लीजिए ठाकरे सिर्फ एक आदमी नहीं थे, वो एक सिस्टम थे, एक चेतना थे और एक ऐसी दीवार जिसे कोई धमकी या गोली गिरा नहीं सकती थी। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर दाऊद इब्राहिम का निशाना चूकता नहीं, अगर वो गोली चल जाती, अगर बाल ठाकरे की सांसें मातोश्री की दीवारों के भीतर ही थम जाती, तो क्या होता? मुंबई की सड़कों पर सिर्फ आंसू नहीं गिरते, वहां आग बरसती, हर गली में गुस्सा होता, हर दीवार पर बदला लिखा होता। हिंदुस्तान के सबसे बड़े महानगर में धर्म की लकीरें खून से खींच दी जाती। हिंदू बनाम मुसलमान की वो बहस जो पहले सिर्फ टीवी डिबेट्स और अखबारों के कॉलम्स तक सीमित थी, वो अब सड़कों पर उतर जाती। शिवसेना जो ठाकरे के विचारों और नेतृत्व पर खड़ी थी, वो या तो टूट जाती या फिर इतना आक्रामक रूप लेती कि भारत के लोकतंत्र को भी कांपना पड़ता। राजनीति, वो शून्य जो ठाकरे के जाने से पैदा होता, वो बीजेपी जैसे दल के लिए उभरने का सबसे बड़ा अवसर बन जाता। लोगों को जरूरत होती एक नए कट्टर विचार वाले नेता की, जो आक्रोश को दिशा दे सके, और बीजेपी उस जगह को तेजी से भरती। शिवसेना और भाजपा का समीकरण एक नया मोड़ लेता। शायद राजनीतिक हिंदुत्व का सबसे बड़ा विस्फोट इसी मोड़ पर होता। और दाऊद, वो अब एक गैंगस्टर नहीं रह जाता, उसकी पहचान बदल जाती। वो नंबर 1 राष्ट्रीय दुश्मन बन जाता। देश भर में दाऊद को पकड़ो, दाऊद को मारो जैसे पोस्टर लगते। उसके खिलाफ सिर्फ इंटरपोल नहीं, भारत की जनता खुद एक अभियान बन जाती। और तब पाकिस्तान, जो पहले ही दाऊद को शरण देने के आरोप में घिरा हुआ था, वो भारत के सीधे निशाने पर आ जाता। कारगिल के जख्म अभी ताजा थे और ठाकरे की मौत उस आग में घी का काम करती। शायद भारत पाकिस्तान के रिश्ते डिप्लोमेटिक टेबल से उठकर बॉर्डर पर उतर जाते। देश में फुल वार मोड की घोषणा हो सकती थी और एक राजनीतिक हत्या एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की चिंगारी बन सकती थी। तो सोचिए, एक आदमी की जान सिर्फ एक इंसान का अंत नहीं होता, कई बार वो पूरे इतिहास को नया मोड़ देने वाली चाबी बन जाती है। ठाकरे की मौत अगर उस दिन हो जाती तो आज भारत वैसा भारत नहीं होता जिसे हम जानते हैं।
वो दिन जब कैमरों की फ्लैश लाइट्स की चकाचौंध के बीच बाल ठाकरे मंच पर खड़े थे। वही अकड़, वही आत्मविश्वास और वही आग जो उनकी आवाज में हमेशा रहती थी। पत्रकारों के सवालों की बौछार थी और देश भर में अफवाहें उड़ रही थी कि ठाकरे पर हमला हो सकता है। पर उन्होंने जो कहा वो सिर्फ एक बयान नहीं था, वो आने वाले वक्त के लिए चेतावनी थी। मुझे मारना आसान है पर मेरे विचार नहीं मरेंगे। मैं मर भी जाऊं तो भी मेरी तस्वीर से डर बना रहेगा। इस एक लाइन में वो पूरा वजूद था जिसे दाऊद कभी खत्म नहीं कर पाया। ठाकरे जानते थे कि मौत एक दिन सबको आनी है, लेकिन कुछ लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं क्योंकि उनके शब्द, उनके विचार और उनका डर इतिहास की नसों में दर्ज हो जाता है। और वही हुआ। दाऊद के एक के बाद एक प्लान या तो लीक हुए या वक्त ने उन्हें धोखा दे दिया। हर चुका हुआ निशाना ठाकरे को और बड़ा बनाता गया। जो कभी सिर्फ एक मराठी नेता था, वो अब अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर जाना जाने लगा। यह टकराव अचानक नहीं हुआ था। यह कहानी 90 के दशक से शुरू हो चुकी थी, जब मुंबई में माफिया का बोलबाला था। हाजी मस्तान, करीम लाला और बाद में दाऊद इब्राहिम, इन नामों का खौफ हर अखबार की हेडलाइन बन चुका था। लेकिन तभी सड़कों पर एक और नाम गूंजने लगा, शिवसेना। बाल ठाकरे की सेना ने इन माफियाओं के खिलाफ खुला ऐलान कर दिया था, अब मुंबई तुम्हारी नहीं रहेगी। राज ठाकरे, मनोहर जोशी और शिवसेना के कई नेताओं ने खुद मोर्चा संभाल लिया। दाऊद को मारो अभियान यह कोई नारेबाजी नहीं थी, बल्कि एक सीधा संदेश था अंडरवर्ल्ड को। शिव सैनिक पोस्टर लगाते, गैंगस्टर्स के अड्डों पर रेड कराते और कई बार तो खुद भिड़ जाते उन लोगों से जिनसे पुलिस भी डरती थी। यही वजह थी कि दाऊद के लिए शिवसेना सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं थी, बल्कि एक सिस्टम था। वो सिस्टम जो उसे चुनौती देता था, जो उससे डरता नहीं था और जो उसे मुंबई से मिटा देना चाहता था। ठाकरे और दाऊद के बीच की यह जंग सिर्फ विचारों की नहीं थी, यह अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। बाल ठाकरे कोई आम नेता नहीं थे। उनके शब्दों में वो ताकत थी जो लोगों की भीड़ को भी पल में जन सैलाब में बदल देती थी। जहां बाकी नेता वोटों की राजनीति करते थे, वहां ठाकरे भीड़ की नब्ज पकड़ते थे और एक बार जो बोलते तो लगता जैसे हजारों लोग उस बात को अपने सीने की आवाज बना लेते। उनकी रैलीज में न झूठे वादे होते थे, न चापलूसी की चाशनी, बस एक सीधा, खरा और ललकारता हुआ तेवर। वो उस दौर का इकलौता नेता था जिनकी एक लाइन अगली सुबह के अखबार की हेडलाइन बनती थी। मीडिया न सिर्फ उन्हें सुनता था बल्कि उन्हें टीआरपी का तीखा तड़का भी मानता था। उनके इंटरव्यूज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाषण, हर जगह कैमरे खुद ब खुद घूम जाते थे क्योंकि लोग जानना चाहते थे आज ठाकरे क्या कहेंगे। और जब कहते थे तो नाम लेकर कहते थे। जहां दूसरे नेता आतंकवाद या पाकिस्तानी तत्व जैसे गोलमोल शब्दों में सच्चाई को छिपाते थे, ठाकरे सीधे बोलते थे, दाऊद इब्राहिम देशद्रोही है। वो नाम लेने से नहीं डरते थे क्योंकि उन्हें पता था डर की राजनीति नहीं, सामना करना ही असली नेतृत्व है। ठाकरे की एक ललकार पर शिवसेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आते थे। पोस्टर फाड़ना, विरोध करना और जरूरत पड़ी तो हिंसा पर उतर आना, ये सब आम बात थी। ठाकरे ने कभी अपने अनुयायियों को गांधीगिरी सिखाई ही नहीं। उनका दर्शन था, अगर कोई तुम्हें मारे तो तुम उसे छोड़ो मत। और सबसे बड़ी बात, ठाकरे डरते नहीं थे, न दाऊद से, न सरकार से, न वोट बैंक से। वो कहते थे, मैं किसी से नहीं डरता क्योंकि मैं अपने लोगों से प्यार करता हूं और जो जनता से प्यार करता है वो किसी के भी बंदूक से नहीं डरता। ठाकरे की यही निडरता दाऊद के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी क्योंकि जब सामने वाला न बिकता हो, न झुकता हो और न डरता हो तो उसे हराना नामुमकिन हो जाता है। आज ठाकरे हमारे बीच नहीं है। वो आवाज जो कभी लाखों की भीड़ को एक साथ खड़ा कर देती थी, वो आंखें जिनमें न डर था न झुकाव, अब सिर्फ तस्वीरों में मुस्कुराती हैं। वहीं दूसरी ओर दाऊद इब्राहिम, वो शख्स जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी अंडरवर्ल्ड कंपनी का मालिक था, आज छुप छुप कर जी रहा है। कभी कराची की गलियों में, कभी फर्जी पासपोर्ट पर किसी और नाम से। शायद उसे भी डर है किसी अधूरे हिसाब का। पर उस अधूरे हमले की कहानी वो सिर्फ फाइलों में बंद नहीं है, वो आज भी मुंबई की दीवारों में दर्ज है। मांटुका के चाय स्टॉल से लेकर दादर के पुराने अखबार विक्रेताओं तक हर किसी के पास उस साजिश की एक अलग थ्योरी है। क्योंकि लोग भूल सकते हैं तारीख है, पर वो पल नहीं जब मौत ने दस्तक दी थी और किस्मत ने दरवाजा बंद कर दिया था। अगर उस दिन वो गाड़ी 10 मिनट लेट ना होती, अगर वो पार्टी न चल रही होती, अगर वो फोन पर जवाब रोक दो की जगह गो अहेड होता, तो यकीन मानिए आज शिवसेना शायद टूट चुकी होती या फिर उतनी उग्र हो चुकी होती कि सियासत की भाषा बदल जाती। महाराष्ट्र की राजनीति जो ठाकरे की रैली और अखबार सामना की लहर पर चलती थी, शायद किसी और के इशारे पर चलती।
भारत की राजनीति में एक ऐसा खालीपन आ जाता जिसे सिर्फ नेता नहीं एक आंदोलन भर रहा था। ठाकरे की हत्या अगर उस दिन हो जाती तो वो सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं होती, वो एक विचारधारा की हत्या होती, एक लाखों लोगों के आत्मविश्वास पर हमला होता और शायद एक ऐसे संघर्ष की हार होती जो सत्ता से नहीं सिस्टम से लड़ रहा था। आज भले ही ठाकरे इस दुनिया में नहीं है, पर वो हमला जो नहीं हो पाया वो हर बार याद दिलाता है कि किस्मत भी कभी कभी नेताओं की रखवाली करती है। और शायद इसलिए बाल ठाकरे का नाम आज भी जिंदा है, न सिर्फ शिवसेना में बल्कि हर उस दिल में जो निडर होकर सच बोलने की हिम्मत करता है। तो दोस्तों, अगर आपको अब भी लगता है कि यह सिर्फ एक हमले की कहानी थी तो एक पल ठहरिए और फिर सोचिए, क्योंकि ये सिर्फ गोलियों की आवाज और सुपारी किलर्स की कहानी नहीं थी। ये एक ऐसी जंग थी जहां बंदूकें थी, पर उससे बड़ी थी एक विचारधारा। ये कहानी थी सत्ता बनाम संगठित जुर्म की, एक ऐसा टकराव जिसमें एक तरफ था दाऊद इब्राहिम जैसा माफिया किंग जिसकी पहुंच देश की सीमाओं से बाहर तक थी, और दूसरी ओर एक नेता जिसके पास न बंदूकें थी न हथियार, बस एक जुबान थी और भीड़ का विश्वास। दाऊद ने पूरा प्लान बनाया था, शूटर तय, टाइमिंग फिक्स, रूटीन ट्रैक किया गया, लोकेशन तय की गई, सब कुछ सटीक था। बस एक चीज उनके प्लान में नहीं थी, ठाकरे का डर। वो डर जो दुबई के महल में बैठकर भी दाऊद की नींद उड़ा देता था। वो अक्सर जो हर भाषण के बाद सड़कों पर उतरने वाला जनसैलाब पैदा करता था। कभी कभी इतिहास बदलने के लिए गोली चलाना जरूरी नहीं होता, बल्कि उसका न चलना ही इतिहास बन जाता है। एक अधूरी गोली जो अगर चल जाती तो देश की राजनीति, समाज और सड़कों पर ऐसी आग लगती जो शायद आज तक न बुझी होती। पर वो गोली नहीं चली, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ खत्म होने के लिए नहीं होती, वो चेतावनी देने के लिए होती हैं। तो अगली बार जब आप किसी अखबार में किसी नेता के बयान को पढ़ें या किसी गैंगस्टर की साजिश की खबर सुने तो याद रखिए, कुछ लड़ाइयां सामने से नहीं लड़ी जाती, वो पर्दे के पीछे चलती हैं, और उनमें जीत उसी की होती है जिसके नाम से दुश्मन भी कांप जाए। और इस कहानी में वो नाम था बाल ठाकरे। अगर ये कहानी आपको छू गई हो, अगर एक पल को भी आपकी सोच को झकझोर दिया हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं थी, ये कोई फिक्शनल थ्रिलर नहीं, ये एक अधूरी साजिश का सच था। एक ऐसा सच जो अखबारों की हेडलाइन नहीं बना, पर मुंबई की गलियों में आज भी फुसफुसाहट की तरह जिंदा है। याद रखिए, इतिहास में कई बार ऐसी गोलियां चली हैं जिन्होंने राजा गिराए हैं, देश बदले हैं, लेकिन कुछ गोलियां जो नहीं चली उन्होंने भी उतना ही बड़ा असर किया है। क्योंकि जब एक गोली नहीं चलती तो वो एक सवाल छोड़ जाती है, क्या होता अगर, और वही अगर पूरी पीढ़ियों की सोच बदल देता है। तो अगली बार जब आप किसी साजिश की कहानी सुने तो एक बार जरूर सोचिएगा, क्या सचमुच वो खत्म हो गई थी या बस चूक गई थी। वीडियो पसंद आया हो तो आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक की लड़ाई नहीं, ये हम सब के इतिहास की परछाई है।